कि जो पहले की सरकारें थी क्या उनको ये मौका नहीं मिला था? मिला था ना, तो बनवा देते वो राम मंदिर, कर लेते जनता को अपनी मुट्ठी में। ये एहसास लोगों को कराया गया कि आपने बहुत गलत काम कर दिया। जो लोग राम मंदिर को नहीं बनवाना चाहते थे उनकी पार्टी को आपने जितवा दिया। कोई वजह रही हो, लेकिन अयोध्या सीट हारना 10 सीटें हारने जैसा था। अच्छा, योगी सरकार कुंभ पर खर्च करे तो ठीक है, और सपा सैफई पर खर्च करे तो शर्म की बात है। अच्छा, तो क्या हवा बनाने का अधिकार सिर्फ बीजेपी का? गैर प्लान के नैना कुछ भी नहीं होता। जो आज घटना सामान्य सी दिखाई देती है, दरअसल वो साजिश का हिस्सा होती है। आप बता रहे हैं कि राजनीति में सब प्री प्लान होता है। ये धर्मध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। भारतीय जनता पार्टी अपने अपने बूथ स्तर पर जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां होंगी, उनके पार्क होंगे, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा उस पार्क की बाउंड्री वॉल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है और उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। तो आज सुबह कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग आए और मेरी दुकान पे आकर उन्होंने मुझसे सीधे ये कहा कि तुम अगले ज़्यादा को चाय पिलाए हो, हम तुमको गोली मार देंगे, तुम्हारा मर्डर कर देंगे। मैंने कहा हमारा अपराध क्या? तो बस इतना कहते ही उन्होंने मुझे मारा है और मेरे पापा को भी मारा है, पूरी दुकान को उठा के फेंक दिया। सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार? हमारी सैलरी बढ़ाने के लिए हमें हमारी पूरी सैलरी कभी नहीं मिलती और यहाँ तक सैलरी स्लिप तक नहीं देते हैं। वो तपती दोपहरी या सर्द हवाओं को नहीं देखता। अपना घर चलाने की जद्दोजहद उसे सड़क पर जाने के लिए मजबूर कर देती है, तब भी उसे नहीं सुना जाता और एक दिन उसका गुस्सा फूट पड़ता है। तब खबरें बनती हैं कि नोएडा में श्रमिकों ने अपना वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। कुछ लोग इसे सही और कुछ गलत बता रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह का आंदोलन हम सबको एक वजह जरूर देता है, ये सोचने की कि क्या ये सच में हक की लड़ाई है या फिर इसके सहारे चुनावी हवाएं बनाने की कोशिश चल रही है। ये करोड़ों की राशि, एक कप चाय से राजनीति, ये सब क्या है? चलिए तो करते हैं इसका गहन विश्लेषण और जानते हैं कि मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है नैना शर्मा और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट अनुराग चड्डा जी आज मौजूद हैं। अनुराग जी, आपने भी ये वीडियो देखा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दलित प्रतीक चिन्हों के निर्माण के लिए 500 करोड़ की राशि, पीडीएटी, दिव्य और भव्य महाकुंभ और अब बाटी चोखा दावत। क्या लगता है आपको, पार्टियां अपने कोर वोटर को प्रभावित कर सकते हैं, हवा बना रही हैं? नैना, आप लोगों की समस्या क्या है? आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल बात कर रहा हूं कि जो थोड़ी सी हवा चलती है ना, उसको आप लोग तूफान बना देते हो। हवा सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो गांवों में चलने वाली और जो सोशल मीडिया में चलने वाली हवा है ना, उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। ये जो हवा है ना नैना, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। हम लोग शहरों में रहते हैं, आप अपना मोबाइल फोन खोलिए, मोबाइल फोन खोल के आपको जो वीडियो अच्छी लगती है आप 5-6 मिनट उसको वॉच करिए, और जो एल्गोरिदम होता है सोशल मीडिया का, वो समझ जाता है कि भाई नैना शर्मा या अनुराग चड्ढा कौन सी वीडियो को समझ रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो वो आपको उसी तरह की वीडियो आपको वो देने लगेगा, आपकी एंगेजमेंट वो समझ जाएगा। इसी को बोलते हैं सोशल मीडिया का एल्गोरिदम। किसी छप्पर वाले घर में जब चूल्हे पर रोटी बनती है, आप वहां जाकर पूछो कि चाची आप किसे वोट दे रही हो, तो आज भी आपको जवाब यही मिलेगा कि जो हमारा घर चलाएगा, राशन पानी देगा, उसको ही वोट देंगे। तो माहौल सोशल मीडिया पर अलग है, जमीनी स्तर पर माहौल कुछ और ही होता है। जिससे वो लाभान्वित है। हाँ, निश्चित तौर पर सोशल मीडिया तो केवल हवा बनाने के लिए ही जानी जाती है। मतलब गांव की वोटिंग पर सोशल मीडिया की हवाओं का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो फैक्ट है कि सरकारें तब ही विकास कार्य करती हैं जब चुनाव नजदीक हो, ताकि मुद्दों को भुनाया जा सके। नैना, शुरुआत में आपने देखा होगा कि आपने राम मंदिर, पीडीएटी, कुंभ, बनारस, ये दिखाकर आपने बताने की कहीं ना कहीं कोशिश की है कि देखो जी, पार्टियां अपनी जमीन तैयार कर रही हैं। तो यही तो सच्चाई है
नहीं तो राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलपमेंट की जगह आम आदमी के जरूरत को भी पूरा किया जा सकता था, जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, ये सब। आस्था अच्छी बात है, लेकिन क्या सब ऐसे हम हवा बनना नहीं कहेंगे? नहीं नैना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पहले की सरकारें थी क्या उनको ये मौका नहीं मिला था? आप बताओ, मिला था कि नहीं? मिला था ना। तो बनवा देते वो राम मंदिर, कर लेते जनता को अपनी मुट्ठी में, बना लेते वो अपनी हवा, लेकिन नहीं बना पाए। नैना, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बीजेपी का चुनावी वादा था। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात को लिखा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो भाई हम राम मंदिर बनाएंगे, और जब उन्होंने बना दिया तो भाई पेट में दर्द होने लगा। वाह भाई वाह। जो आंधियां है ना नैना, वो अपना रास्ता खुद बना लेती हैं, नहीं तो बगुलों का आंधियों से क्या मुकाबला। इन्हीं बगुलों ने आंधियों को अयोध्या नहीं पहुंचने दिया। क्यों? सही कहा ना। और अयोध्या सीट हारे ना सर, तो अब हवा बनाने की जरूरत किसे है? नैना देखो, अयोध्या जो सीट की हार है वो कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, राम मंदिर बना दिया, लेकिन जो आसपास के लोग थे उनकी बीजेपी ने नहीं सुनी। मैं इस हार को यहां से देखूंगा। वो पूरी तरह से राम के भरोसे थे कि भाई हमने राम मंदिर बनवा दिया है, अब तो हमारे नाम की आंधी चलेगी। तो यहां बीजेपी का अति आत्मविश्वास था। तो जो बूथ का कार्यकर्ता था, बूथ के कार्यकर्ता ने काम नहीं किया, तो यहां बीजेपी की कमजोरी थी। ऐसा नहीं है कि अयोध्या की सीट हार गई अगर बीजेपी, तो कोई बहुत बड़ा काम विपक्ष का हो गया। और आपने देखा होगा कि जब अयोध्या की सीट हार गई भाजपा और वहां से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई, तो उसके बाद देश की जनता ने अयोध्या के लोगों को क्या क्या कहा आपने देखा होगा। एक तरह से ये एहसास लोगों को कराया गया कि आपने बहुत गलत काम कर दिया। जो लोग राम मंदिर को नहीं बनवाना चाहते थे उनकी पार्टी को आपने जितवा दिया, और जिन्होंने राम मंदिर बनाया उनको आपने हरवा दिया। अब कोई भी वजह रही हो, लेकिन अयोध्या सीट हारना 10 सीटें हारने जैसा था, जिसकी गूंज सदियों तक सुनी जाएगी। और निश्चित तौर पर नैना, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। यहाँ जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो इस भुलावे में बिल्कुल ना रहें कि भाई हम राम जी को यहाँ पर लेकर आए हैं तो यहाँ से हमारी सीट बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो सुधार करने की तो जरूरत है। अयोध्या की जनता क्या चाहती है ये उनको समझना भी होगा और जानना भी होगा। तो आप मानते हैं कि बीजेपी में सुधार की जरूरत सुधार की जरूरत नैना किसको नहीं है? आप देखिए, समाजवादी पार्टी को क्या सुधार की जरूरत नहीं है? बसपा को क्या यहाँ पर सुधार की जरूरत नहीं है? क्या मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश में जनता ने नहीं नवाजा? मायावती को मुख्यमंत्री नहीं बनवाया? अखिलेश यादव जी को जनता ने नहीं चुना? उनको पूरा मैंडेट दिया। लेकिन अब उनमें अगर सुधार की गुंजाइश है तो वो सुधार करें, और निश्चित तौर पर बीजेपी को भी यहां पर सुधार की बहुत जरूरत है। और जब जब किसी ने विकास किया है, किसी ने राज किया है, किसी ने भरोसा जीता है, तो जनता ने उसे अपने सर माथे पर बिठाया है। राज तो सभी करते हैं सर। और फिर तो आपको उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को फिर से पढ़ने की जरूरत है नैना। राज सबने देखा। जरा एक नजर आप सैफई पर डालिए। सैफई में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1997 से लेकर 2015 तक एकदम चकाचौंध वहां पर रहती थी। विपक्ष तो उस समय का विपक्ष यानी कि बीजेपी आरोप लगाता था कि वहां पर अप्सराएं उतर आई हैं, रात में महफिलें सजती थी, प्लेन चार्टर ऐसे उड़ते थे, वहां पर उतरते थे सैफई की जो हवाई पट्टी थी कि मानो वहां पर टैक्सी उतर रही है। विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता कि सरकारी जो खजाना है उसका दुरुपयोग वहां पर हो रहा है। अच्छा, योगी सरकार कुंभ पर खर्च करे तो ठीक है, और सपा सैफई पर खर्च करे तो शर्म की बात है। नैना, आपको उद्देश्य और इंटेंशन इन दोनों को समझने की बहुत जरूरत है। और जो महाकुंभ है, महाकुंभ का कंपैरिजन आप सैफई महोत्सव से बिल्कुल नहीं कर सकते। जो सैफई महोत्सव था वो प्योरली जो उस इलाके के लोग थे उनके एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जो महाकुंभ है, महाकुंभ आस्था का बड़ा केंद्र है। और महाकुंभ केवल 2-4 जिलों के लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए नहीं था। महाकुंभ में देश दुनिया के तमाम लोग आते हैं। तो ऐसे में अगर महाकुंभ का कंपैरिजन आप सैफई महोत्सव से करेंगे तो गलत है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं नैना, 2013 का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा चल रहा था, वहां पर लोग मारे जा रहे थे। सैफई महोत्सव फिक्स था कि भाई इस डेट को होना ही होना है। तो सैफई महोत्सव वहां पर हो रहा था। एक तरफ उस समय विपक्ष में बीजेपी थी, वो लगातार टारगेट कर रही थी अखिलेश जी को कि भैया आप दंगा कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में आपने भव्य आयोजन कर दिया, कड़ाके की ठंड चल रही थी, लोग वहां मर रहे थे, और यहाँ पर आप सैफई महोत्सव करके
पूरा आनंद ले रहे थे। अच्छा, तो क्या हवा बनाने का अधिकार सिर्फ बीजेपी को है? देखो नैना, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हवा बनाने का अधिकार सभी को है, आपको भी है, मुझे भी है, विपक्ष को भी है। मेरे ख्याल से अभी आपने देखा होगा एक मोदी जी का वीडियो, उन्होंने झाल मूली खाई, 10 रुपए दिए निकाल के, उन्होंने हवा बनाई। इसके अलावा अखिलेश यादव जी को आपने देखा होगा फतेहपुर में वो एक चाय की दुकान पर रुक गए और उन्होंने चाय पी। उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री को देखिए, यहाँ पर एनकाउंटर्स लगातार हो रहे हैं, बुलडोजर अपराधियों की प्रॉपर्टीज पे चलता है, तो ये भी एक तरह की हवा है। लेकिन अधिकार कहाँ है? यहाँ तो चाय वाले की दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग की एक टीम चली जाती है, उसके यहाँ छापेमारी की जाती है। और अनुराग जी, ये तो बात है ही है, इसके अलावा आप भी ये बात जानते होंगे भली भांति कि हमारे देश में एक चाय वाले की दुकान पर छापेमारी की क्या वजह होगी, और ये किसी जांच के लिए तो बिल्कुल नहीं लगती है। नैना देखिए, राजनीति में ये बिल्कुल नया नहीं है जी, लेकिन यहाँ सिर्फ बात हवा बनाने की नहीं है। असली मुकाबला ये है कि जो सामने वाला हवा बना रहा है उसकी हवा कैसे निकाली जाए, उसे कैसे पलटा जाए। अब आप ही बताएं कि सत्ता पक्ष में जो मुख्यमंत्री बैठा है उसे नहीं दिख रहा है कि भाई अखिलेश यादव जी चाय की दुकान पे पहुंच गए, उन्होंने हवा बना ली। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला, जिसमें उन्होंने पी का मतलब पंडित यानी कि स्वर तक बढ़ा दिया है, वो पिछले चुनाव की तरह 2027 के लिए हवा बनाने में कामयाब होता दिख रहा है। और मायावती जी पीडीए के डीए यानी कि दलित और अल्पसंख्यक वर्ग में कितनी हवा बनाने में कामयाब हो रही है। और नैना देखो, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो पीडीएफ फॉर्मूला था उस फॉर्मूले ने अखिलेश यादव को जीत दिलाई, और केवल जीत ही नहीं दिलाई बल्कि ऑक्सीजन दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको 2017 में ले जाना चाहूंगा या 2014 में। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी हार थी, मात्र 5 सांसद उनके जीत कर आए, वो भी उनके परिवार के। 2017 में समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी हार हुई। 2022 में अखिलेश यादव जी बुरी तरह से हारे, तो उनको लगा था कि भाई जनता मेरा नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रही है। जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो वो मुख्यमंत्री इसलिए बने थे क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने उनको कुर्सी पर बैठा दिया था, मैंडेट तो मुलायम सिंह यादव के नाम पर आया था। तो अब आप कह रही है कि अब जब पीडीएफ फॉर्मूला उनका हिट हो गया तो निश्चित तौर पर वो पीडीएफ फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन 2027 के चुनाव में जो मायावती का हाथी है ना, वो उनके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। मायावती जितना इस 2027 में डाउन जाएंगी, पीडीए आगे बढ़ेगा। आप मेरी बात यहां लिख कर रख लीजिए। अभी मायावती जी की आपने लखनऊ में रैली देखी होगी, वो उनकी रैली बहुत शानदार थी, पुरानी रैलियों की रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। तो इसका मतलब यह गया कि भाई मायावती का जो दलित है वो उनसे अलग नहीं हुआ है, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा दलित उनसे अलग हुआ था, अखिलेश यादव जी के पास गया था वो। तो उसके बाद अगर मायावती यहां प्लस होती है तो अखिलेश यादव जी का जो पीडीएफ फॉर्मूला है वो फ्लॉप हो जाएगा। अब लिख कर रख लीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा रुक जाइए ना आप, जो आपने बात की पीडीए की, तो उसमें पी से पंडित भी है, पिछड़ा भी है। अगर आप कहते हैं कि भाई पंडित टूट कर आ जाएगा, अभी एक नैरेटिव चल रहा है कि पंडित भाजपा से नाराज चल रहा है, तो अगर पंडित समाजवादी पार्टी में टूट कर आ जाएगा तब तो पीडीए की बल्ले बल्ले है, क्योंकि ब्राह्मण एक इन्फ्लुएंशियल एक जाति है। वो केवल आप उनको परसेंटेज में मत बांटिए कि भाई ये वो 5% है, 10% है। उनका एक गांव होता है जहां ब्राह्मण हवा बना देंगे तो उस गांव के दलित, ठाकुर, अति पिछड़ा सब वो पीडीए के साथ चल देंगे। लेकिन जब ब्राह्मण ये सोचेंगे कि भाई हमें समाजवादी पार्टी को वोट देना है, तो कहीं ना कहीं भाजपा ये भी दिखाएगी कि भाई जब इस सपा की सरकार थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो कितनी गुंडागर्दी थी, वो गुंडागर्दी वापस लौट आएगी, ठीक बिहार चुनाव की तरह। तो इसीलिए मुझे लगता नहीं कि भाई ब्राह्मण उनके साथ जाएगा। हाँ, मायावती अगर कमजोर होती है तो अखिलेश हिट रहेंगे। मायावती पर आ जाइए। जब मायावती के शासनकाल था तो लॉ एंड ऑर्डर इतनी समस्या मायावती के टाइम में नहीं थी, लेकिन भ्रष्टाचार का टैग उनसे बिल्कुल चिपक गया था। तो मायावती का भी मुझे कुछ लगता नहीं कि मायावती कुछ यहां पर कर पाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो उनका 9.39% जो उनका वोट है, जो हमेशा उनके साथ रहता है, अगर वो खिसक गया तो बसपा बिल्कुल खत्म, आप मानिए एकदम फिनिश हो जाएगी। इसलिए अब बसपा ने पूरी तैयारी कर ली है। शायद यही वजह है, तभी तो भारत के इतिहास की अब तक की बसपा की जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली थी वो 2025 अक्टूबर को हुई थी, मेरे ख्याल से 9 अक्टूबर को हुई थी वो लखनऊ में। उसमें जनसैलाब बहुत बड़ा उमड़ा था।
लेकिन 2027 तक वो अपने इस मोमेंटम को कैसे काबू कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी नैना। वैसे आप सबकी बात करते हैं, कांग्रेस की बात क्यों नहीं करते? आखिर वो नेशनल पार्टी है, क्या ये यूपी में परिवर्तन नहीं ला सकती है? कांग्रेस की बात कौन करता है नैना? आज ग्राउंड पर जाइए तो जो मुख्य विपक्ष है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा ही है जिससे आप बात करिए। तो क्या कांग्रेस को आप ऐसे भी नहीं देखते कि उनके बारे में बात की जा सके? नहीं, मतलब मैं आपसे बात कह रहा हूं। देखिए, देश की एक सबसे बड़ी पार्टी रही थी कांग्रेस, और अभी भी मोदी जी के सामने सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस ही है। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपके पास ना तो जमीनी कार्यकर्ता नैना बचे हैं, आपके यहाँ पर नेताओं की संख्या ज्यादा है, कार्यकर्ताओं की संख्या कम है। तो जब आप चुनाव कांग्रेसी लड़ते हैं तो वहां पर चुनाव में जो टिकट पाने वालों की जो है उनकी लाइनें लग जाती हैं, लेकिन कार्यकर्ता उनके पास कुछ नहीं है। आपने सपा की बात की है। सपा की 2022 में अप्रत्याशित 64 सीटों की बढ़त क्या 2027 में बनी रह सकती है? दरअसल नैना, 2022 के चुनाव में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध समाजवादी पार्टी ने अपने जनाधार के बल पर नहीं बल्कि बीजेपी के गलत चुनावी एजेंडे या रणनीति पर की थी। और पार्टी के अंदर उस समय बहुत ज्यादा मतभेद था, गुटबाजी हावी थी, लेकिन जो ग्राउंड्स पर जो चीजें थी ना, उनको बीजेपी की सेंट्रल सीईसी उसको बोलते हैं, उन्होंने उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। और जब आपने नजरअंदाज कर दिया, कार्यकर्ताओं की आप बात नहीं सुन रहे हैं, तो सीधी सी बात है ना कि भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब अपने क्षेत्र में आप मेहनत नहीं करोगे तो फल कहां से पाओगे? आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है। सपा की 2022 में अप्रत्याशित 64 सीटों की बढ़त क्या 2027 में बनी रह सकती है? नैना, दरअसल मैं उसी बात पर आ रहा हूं, आपने दरअसल मेरी बात पूरी नहीं होने दी। तो मैं आपको ये एक चीज बता दूं कि राजनीति में जो ट्रेंड होते हैं ना, वो कभी रिपीट नहीं होते। हर चुनाव बिल्कुल अलग होता है, हर चुनाव की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग होती है। हमें पीडीए को थोड़ा डिटेल में समझाइए कि पीडीए में ऐसा क्या है जो अखिलेश यादव को इस फॉर्मूले पर इतना भरोसा है? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो इसके सहारे 2027 फतेह कर लेंगे? ना मोटा मोटा आप ये समझिए कि जो पीडीए का फॉर्मूला है, इसका मतलब सीधा सीधा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। ये सोच समझकर और पूरी प्लानिंग के साथ गढ़ा गया एक चुनावी फॉर्मूला है। अगर अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय, सम्मान और सुरक्षा के नाम पर जो ऐसी जातियां हैं, वंचित समूह हैं जैसे दलित और अल्पसंख्यक, उनको एकजुट करके ये राजनीतिक फॉर्मूला दिया। 2024 का जो चुनाव था, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने इस फॉर्मूले का यूज किया पीडीए, और आप देखो कि अखिलेश यादव को इस फॉर्मूले में जीत मिल गई। और ऑक्सीजन इतनी अखिलेश यादव को मिली है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो इसी फॉर्मूले को बीजेपी के खिलाफ पेश करने वाले हैं। और ये भी यकीन मानिए आप कि अगर पीडीए फॉर्मूला चल निकला और 10-15% जो स्वर्ण वोट हैं, अगर वो टूट गए या अपने घर से नहीं निकले बीजेपी से नाराज होकर, तो निश्चित मानिए खेल बिगड़ सकता है। इसके अलावा जो बीजेपी का साइलेंट वोटर है, वो लाभार्थी वर्ग है, गैस है, राशन है, वो उनको अनवरत मिल रहा है, मोदी ने रोका नहीं कोरोना काल के बाद से। तो अगर वो इंटैक्ट रहा तो फिर पीडीए कुछ नहीं। एक बात मेरी और सुन लीजिए, आपने पीडीए का मतलब पूछा था, मैंने तो आपको बता दिया अपने अंदाज में भाई कैसे अखिलेश यादव का ये फॉर्मूला है। लेकिन आपने अगर कुछ दिन पहले ब्रजेश पाठक जो यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक तंज कसते हुए कहा था कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। चलिए, हम एक बात ये समझा दीजिए कि जब सभी पार्टियां जनता को अपने अपने हिसाब से साधने में लगी हुई हैं, तो फिर इनके नैरेटिव कैसे सेट होते हैं? नैना, क्या है कि जितनी भी सारी ये पार्टियां हैं, चुनाव के समय में बहुत सारे जो वादे हैं जनता से जीत के प्रति, या यूं कहें कि भ्रामक दावे किए जाते हैं, इसे ही नैरेटिव कहते हैं। और इसी दौरान जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ और अपनी प्रशंसा में कई सारे फोटो वीडियो शेयर करते हैं। चुनावों में नैरेटिव गढ़ा जाता है और कभी कभी बिना गढ़े भी नैरेटिव बन जाता है। आपको याद होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत का दावा किया था और उन्होंने एक नारा दिया था कि भाई अब की बार 400 पार। जहां आप मोहल्ले में जाओ, जिस कॉलोनी में जाओ, अब की बार 400 पार। और लेकिन ये नारा उनके लिए बैकफायर साबित हो गया। अब मैं आपको यहां पर एक खेल बताता हूं विपक्ष का। 2024 से पहले जितने चुनाव हुए हैं, उसमें विपक्ष कभी भी नैरेटिव सेट नहीं कर पाया।
लेकिन 2024 के चुनाव में विपक्ष ने नैरेटिव सेट कर दिया कि भैया अब की बार अगर 400 आ गए तो ये संविधान बदल देंगे, जितने दलित, अति पिछड़े, पिछड़ों के जो अधिकार हैं वो बीजेपी छीन लेगी। और ये नारा काम कर गया और आप देखिए नतीजा जी। मोदी जी को फुल मैंडेट नहीं मिला। हालांकि देश के प्रधानमंत्री अभी भी वही हैं, लेकिन सहयोगियों के दल पर अभी भाजपा खड़ी हुई है। जब चुनाव की बात हो ही रही है तो एसआईआर पर क्यों बात ना हो? संभव ही नहीं है कि बात ना करें उस पे। अभी कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। क्या एसआईआर का असर पंचायत चुनाव पर पड़ेगा? क्या इस आंधी से कुछ राजनीतिक पार्टियों की नैया पार हो जाएगी? देखिए नैना, एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश की जो कुल वोटर लिस्ट से करीब 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं, जो कि कुल 15.44 करोड़ वोटर्स का 18.7% है। हो सकता है थोड़ा बहुत मैं गलत हूं आंकड़े, क्योंकि कभी कभी याद नहीं रहते। तो बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले एनसीआर, गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें जहां हम बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी, सबसे ज्यादा नाम यहां से कटे हैं। यूपी में एसआईआर के बाद बीजेपी को हर चुनाव में साइलेंट वोट डालने वाली जो महिलाएं होती हैं उनका 21.4% वोट कट गया उनका। तो आप समझिए कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एसआईआर पे नजर रखी और अपने कैडर को एक्टिवेट कर दिया ताकि उनका वोटर बिल्कुल ना कटे। लेकिन फिर भी बीजेपी के वोटरों का एसआईआर में नाम कट गया क्योंकि उन्हें अति आत्मविश्वास ले डूबा। मैं आपको एक लाइन यहां पर बताता हूं। बीजेपी की दरअसल कोशिश ये थी, ऑफ रिकॉर्ड है लेकिन कोई बात नहीं, इसको रिकॉर्ड में ले आते हैं। जो समाजवादी पार्टी है, जो उसका सबसे बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। उनको डर था कि अगर बीजेपी ने मुस्लिम वोट कटवा दिया तो वो तो उनकी तो जो भैंस है पानी में डूब जाएगी। तो उन्होंने क्या किया नैना, समाजवादी पार्टी के लोगों ने मदरसों पे ऐलान करवा दिया कि अगर आपकी वोट कट गई तो आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपकी जमीन जायदाद छिन जाएगी। तो एसआईआर में मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, उनके वोट 1 या 2% कटे ना। ये मेरे पास आंकड़ा मतलब आपका कहना है कि एसआईआर से बीजेपी का वोट प्रतिशत कम होगा और पंचायत चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत भी घटेगा। लगता तो नैना मुझे ऐसा ही है, क्योंकि एनसीआर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी बीजेपी का गढ़ है और यहां से एसआईआर के दौरान करीब 18.7% जो वोटर हैं उनका कम होना बहुत ही मतलब गंभीरता की बात है। और निश्चित ही पंचायत चुनाव का रिजल्ट बीजेपी के आशा के अनुरूप तो आने वाला वैसे भी नहीं है। और आप यकीन मानिए, अगर बीजेपी चुनाव चाहती पंचायत तो करवा देती। उनको लगता है कि अगर भैया 27 से पहले हमने पंचायत चुनाव में भाग ले लिया, गुटबाजी होगी, ज्यादा सीटें वो लोग हार गए सिंबल से, तो नैरेटिव गलत जाएगा। तो आपको लगता है कि आने वाले पंचायत चुनाव और 27 के लोकसभा चुनाव में एसआईआर अहम भूमिका निभाएगा, या और भी मुद्दे हैं जो राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ उनके वोट प्रतिशत को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए नैना, कब किसके साथ कौन सा घटनाक्रम जुड़ जाए, कब कौन सी पार्टी के नेता का स्टिंग हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष अपने राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ेगा। हाल ही में सभी ने देखा, असम चुनाव से 3 दिन पहले जो कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी के ऊपर कई आरोप लगा दिए पासपोर्ट से रिलेटेड, की 3-3 पासपोर्ट उनके पास हैं। लेकिन हेमंता विश्व शर्मा इस बात को टीवी पर पवन खेड़ा को बुरा भला कहा, खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, ये भी आपने सुना। वो बयान उनका काफी वायरल भी हुआ। इस बहाने पेड़ा भी फेमस हो गया। हाँ, भले ही झूठा आरोप लगाया गया हो, लेकिन चुनाव से ठीक 3 दिन पहले क्या सही क्या गलत ये अलग बात है। लेकिन वोटिंग से पहले इस तरह का आरोप वोट प्रतिशत को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, यानी कि प्रभावित कर सकता है। आरोप प्रत्यारोप की जो टाइमिंग है ना नैना, बहुत मायने रखती है और ये पहले से तय होती है। यही तो है राजनीति। पर्दे के पीछे जो खेल रचा जाता है हमारे सामने 3-4 महीने बाद किसी ना किसी घटनाक्रम के रूप में सामने आ जाता है। आपको क्या लगता है कि ये पवन खेड़ा के मन में अचानक आया कि आज हेमंता विश्व शर्मा की जो पत्नी है उन पर मैं आरोप लगा दूं? ऐसा नैना बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या आप बोल रहे हैं कि राजनीति में सब कुछ प्री प्लान है? बगैर प्लान के नैना कुछ भी नहीं होता। जो आज घटना सामान्य सी दिखाई देती है, दरअसल वो साजिश का हिस्सा होती है। खासतौर पर राजनीति में सब घटनाएं तो नहीं, पर जो अधिकांश घटनाएं होती हैं वो प्री प्लान होती हैं। आप बता रहे हैं कि राजनीति में सब प्री प्लान होता है। तो क्या महिला आरक्षण बिल, जिसको नारी वंदन अधिनियम कहा जा रहा है, उसका संशोधन लोकसभा में पास ना होना, ऐसी कोई भी सामाजिक योजना जिसकी लागू करने से सत्ता पक्ष को फायदा ना होता हो, ऐसा अमूमन होता नहीं है।
लेकिन इस बिल के पास होने या ना होने से दोनों ही सूरत में फिलहाल तो सत्ता पक्ष का कोई भी नुकसान मुझे नहीं दिखाई देता। अब आप ये समझिए कि सरकार के दोनों हाथों में लड्डू थे। अगर इस संशोधन बिल के पास होने पर एक मैसेज जाएगा, अगर हो जाता कि विपक्ष महिला विरोधी है, वो चला गया, वो पास नहीं हुआ, सॉरी, है ना, और बिल के पास होने पर सत्ता पक्ष के लिए मैसेज जाता कि महिलाओं की हितैषी कौन है, सत्ता है, मोदी जी महिलाओं को चाहते हैं कि भाई उनको आरक्षण मिले। लेकिन सत्ता पक्ष ने पूरी कोशिश की और विपक्ष ने उसको डुबाने में पूरी भूमिका निभाई, तो मैसेज चला गया कि भाई महिलाओं को विपक्ष सम्मान नहीं देना चाहता। बस एक आखिरी सवाल, तो क्या आगामी चुनावों के लिए सभी पार्टियां अपने स्तर से हवा बनाने में लगी हुई हैं? जी हाँ नैना, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हमारे यहाँ वर्ष भर त्योहार आते रहते हैं, हमारे यहाँ चुनाव भी एक त्योहार है जिसमें सभी पार्टियां पूरे वर्ष तैयारी में लगी रहती हैं। आखिर सत्ता की मलाई सभी को खानी है। बिल्कुल अनुराग जी, राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है और इसी उठापटक के सहारे किस तरह हवा बनाई जाती है ये हम सभी ने देख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से किसी खबर को आसान बनाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। जय हिंद।